जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा आईएएस सीरीज में। तो आज हम 19 अगस्त के जो एमसीक्यूज है वो देखने वाले हैं। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है इसमें थोड़ी गैप गिर गई थी कुछ दिनों की। उसका कारण ये था कि जो कंटेंट क्रिएटर है उनको कोरोना वायरस हो गया है, तो उस वजह से वो कंटेंट जो है वो नहीं ला पा रहे हैं। तो इसीलिए अर्जेंट बेसिस पर जो सब्स्टिट्यूशन है वो देखना पड़ा, और अब यहाँ पर आपके लिए जो कंटेंट है वो लाया जा रहा है। देखिए, लाने के लिए कोई भी कंटेंट लाया जा सकता है, क्वेश्चंस बनाने के लिए कोई भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में जो यूपीपीएससी की एग्ज़ाम हुई थी उससे ये पता चला है कि हमारा जो कंटेंट है, जो कौन बनेगा आईएएस सीरीज़ है और जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, 70% ज़्यादा करंट अफेयर्स उसमें से आए हैं। मतलब अगर सिर्फ आपने ये सारी चीज़ें, मतलब एमएम एकेडमी अगर आपने प्रॉपर फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। तो इसीलिए अब यहाँ पर इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि करंट अफेयर जो है ये भी बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हो जाए। तो इसलिए न्यूज़पेपर एनालिसिस प्लस कौन बनेगा आईएएस सीरीज़, ये बहुत हाई लेवल का आपका करंट अफेयर जो है वो कवर करवा रहे हैं। और कौन बनेगा आईएएस सीरीज जो है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ एमएम एकेडमी ऐप पर ही अवेलेबल है, ये और कहीं पर नहीं है। अगर हम न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं तो ये फ्रीली सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन एमएम एकेडमी ऐप पर एक्सक्लूसिवली कौन बनेगा आईएएस सीरीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर आपका करंट अफेयर जो है, भले वो पीआईबी हो, न्यूज़पेपर हो, एआईआर हो, स्टैटिक हो, सभी तरफ से यहाँ पर कवर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर कंटिन्यूटी में आपके सामने जो लेक्चर्स है वो आते रहेंगे कौन बनेगा आईएएस सीरीज के। फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है ये आप सभी को पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है पपुम रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचानना है। पहला है पपुम रिजर्व फॉरेस्ट जियोग्राफिकली मेघालय में लोकेटेड है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है उसका पार्ट है। हॉटस्पॉट आप सभी को पता है हॉटस्पॉट क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती है ये भी हमने देखी हुई है। अब यहाँ पर इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इंडिया में, उसका ये पार्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला अगर हम देखें तो जब यहाँ पर इंडो बर्मा की बात की जा रही है तो आपको पता चल गया होगा ये मेघालय नहीं है बल्कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये देखने को मिलता है। इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। इसका जवाब जो है वो हमें बी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन है। देखिए एक्सप्लेन सेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सेम ही क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर, तो ये टॉपिक पर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, और जब टॉपिक पर पूछा जाएगा तो सारी ही चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, इसलिए आपको बिंदास रहना है। पपुम रिजर्व फॉरेस्ट जियोग्राफिकली साउथ वेस्ट यहाँ पर लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उससे सराउंडेड है टू द ईस्ट ऑफ पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द वेस्ट। तो देखिए कौन कौन से देखने को मिलता है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिलती है ईस्ट में, और पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें वेस्ट में देखने को मिलती है। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, ये सभी हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके में, है ना। आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके जो है वो भी एक सीरीज चल रही है एमएम एकेडमी ऐप पर। तो स्टैटिक जीके में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलिए, नेशनल पार्क बोलिए, टाइगर रिजर्व बोलिए, या फिर जो माउंटेन्स है वो बोलिए, टेम्पल्स बोलिए, फेस्टिवल्स बोलिए, जो स्टेट्स है और उनकी कैपिटल्स है वो तो कवर हो ही चुकी है। करेंसी बोलिए पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी होती है, उनकी कैपिटल बोलिए वर्ल्ड में जो कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज। तो इस तरीके स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर होने वाली है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और उसी के साथ साथ ये पार्ट है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, और उसी के साथ साथ 4 डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बोला था कौन कौन से, हिमालय, इंडो बर्मा, उसी के साथ संडरलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। ठीक है, अब अगर हम पम्पम वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट देखते हैं तो ये पार्ट है ईस्टर्न हिमालय एंडेमिक बर्ड एरिया। एंडेमिक बर्ड एरिया क्या होता है, एंडेमिक बर्ड एरिया का मतलब होता है कि ऐसी लैंड जिसे आइडेंटिफाई किया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा, जो कि जो बर्ड होते हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट हैबिटेट हमें देखने को मिलता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल अगर हम देखें, यहाँ पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल आ चुका है, तो बर्ड लाइफ इंटरेक्शन के बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए इस तरीके से करंट अफेयर हमें पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हमारा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से सब संक्रिया जुड़ी हुई होती है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल अगर हम देखें तो एक ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्ट्राइव करती है कि यहाँ पर बर्ड्स उनके हैबिटेट को कंजर्व किया जा सके। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टडी जो है फाइंस के सैटेलाइट इमेजिनरी यहाँ पर हमें देखने को मिला है पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। रिजल्ट में हमें देखने को मिला है कि क्रिटिकल हॉर्नबिल हैबिटेट जो है लॉस डिग्रेडेशन हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसी के साथ साथ हम ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2020 की रिपोर्ट देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का इतना स्क्वायर किलोमीटर प्राइमरी फॉरेस्ट जो है ये लॉस हुआ है। तो ये भी एक संकेत की हमें घड़ी जो है वो देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे एरिया जो है अफेक्टेड है बाय इलीगल लॉजिंग एंड एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ पर होता है उससे भी यहाँ पर जूझता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। फॉरेस्ट जो है ये कंटिन्यूसली प्रेशर में होता है एग्रीकल्चर एक्सपांशन के लिए, उसी के साथ साथ जो प्लांटेशन लॉजिंग होती है उसके कन्वर्जन के लिए। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पपूम रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में क्वेश्चन था, लेकिन कहाँ कहाँ पर हम पहुँच गए, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर कवर कर ली। यही खासियत है कौन बनेगा आईएएस सीरीज की। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अभी आपको पता है कि हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी ये चीज़ कवर की है कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है, इनका एम क्या है ना। तो यहाँ पर अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तो आपको स्टेटमेंट जो है ये दिए गए हैं कि एम करता है कि जो इंटरफेस है बिटवीन द टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे एलिमिनेट किया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। इसमें क्या इन्वॉल्व है, एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए बेसिकली अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का बेसिक एम क्या है कि यहाँ पर फेसलेस है ना, हम तीन चीज़ें देखी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें फेसलेस जो है वो देखने को मिलता है। कि मतलब क्या होगा कि आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके थ्रू किया जाएगा। और उसके थ्रू करने की वजह से शोषण जो है जो यहाँ पर ऑफिसर्स करते थे या फिर जो ऑफिस खेला जाता था वो यहाँ पर नहीं खेला जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। जवाब इसका हमें सी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर एम क्या है कि ट्रांसपेरेंसी जो है लाई जा सके इनकम टैक्स सिस्टम में और टैक्स पेयर से उनको एम्पावर की जा सके। मेन फीचर क्या है, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर, है ना। अब देखिए जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको करना क्या है, आपको जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हो पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर उसके बाद आप खुद अटेम्प्ट करके देखिए कि आपका सही हो रहा है गलत हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपका नहीं आ रहा है तो फिर आप एक्सप्लेनेशन देखिए। इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो खुद के दिमाग पर भी जोर आएगा, सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो उसमें मतलब नहीं रहेगा। फेसलेस असेसमेंट एंड टैक्स पेयर चार्टर जो है ये इमीडिएटली आ जाएगा। और फेसलेस अपील अगर हम देखें तो ये 25 सितंबर 2020 तक जा सकता है। अब एक एक अगर हम देखते हैं, फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या है कि ह्यूमन इंटरफेस जो है उसे एलिमिनेट कर देगा। दूसरा हमने देखा फेसलेस अपील, मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी अगर आप अपील करते हो तो कोई भी ऑफिसर को एलोकेट कर दिया जाएगा जिससे कि एक पर्टिकुलर ऑफिसर आपका शोषण ना कर पाए, आपको तकलीफ ना दे पाए। और टैक्स पेयर चार्टर मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, जो राइट्स है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑफिसर के और टैक्स पेयर्स के, ये दोनों ही यहाँ पर आउटलाइन किए जाएंगे। अदर रिसेंट डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म अगर हम देखते हैं तो सीबीडीटी है ना, इसने काफ़ी सारे मेजर टैक्स रिफॉर्म्स लिए, कॉर्पोरेट टैक्स जो है कम किया गया है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो विवाद से विश्वास जो है ये स्कीम हमें बजट में देखने को मिली थी, है ना, बजट में हमने डिस्कस की हुई है ये स्कीम को। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। चलिए अगले इस पर बढ़ते हैं। हॉर्न बिल जो है इसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचानना है। पहला यहां पर है कि की रोल प्ले करता है इन द डिस्पर्सिंग सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल ट्रीज। जो ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं उसके सीड्स को डिस्पर्स करने का ये एक की रोल जो है वो प्ले करता है। इसे लिस्ट किया गया है एंडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचानना है। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सीधे सीधे तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है गलत। तो इसीलिए इसका जवाब जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, ए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हॉर्नबिल ये फैमिली है ऑफ बर्ड्स जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल अफ्रीका एशिया में फाउंड किया जाता है। इंडिया में अगर हम देखें तो 9 स्पीशीज जो है हॉर्नबिल के वो हमें देखने को मिलते हैं। सिग्निफिकेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेट हॉर्नबिल जो है स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश और केरला का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेट बर्ड जो आपको अक्सर पूछे जाते हैं या फिर आपको ऐसा ही पूछा जाएगा, यहाँ पर बर्ड्स के नाम दे दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको स्टेट दे दिए जाएंगे, मैच द पेयर करो, है ना। तो ये कौन सा एनिमल कौन सा स्टेट का है, ये यूट्यूब पर फ्री वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। मैंने पूरा ये एनिमल्स का मैंने बनाया हुआ है कि कौन सा एनिमल कौन सा स्टेट एनिमल है। ठीक है, तो सारे स्टेट्स के मैंने वहाँ पर लिए हुए हैं। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, कल्चरल सिंबल है एथनिक कम्युनिटीज़ का,
उसी के साथ साथ जो फॉरेस्ट इंजीनियर्स है, फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट, ये भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट? क्योंकि इनका की रोल होता है जो सीड्स है ट्रॉपिकल ट्रीज में उसे डिसबर्स करने के लिए। तो ये देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कौन से बर्ड को फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप सभी को पता ही है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि ये वल्नरेबल है, ठीक है। उसी के साथ साथ शेड्यूल 1 जो है उसमें रखा गया है, मतलब अगर आप इसका शिकार या कुछ करते हो तो हाईएस्ट पनिशमेंट जो है वो होगी। इसके थ्रेड्स भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हंट किया जाता है इसको, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसका कंजर्वेशन करना ही हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। चलिए अगले इस पर बढ़ते हैं। सीरीज, इसके रेफरेंस में कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो अब सीरीज आज ही के ही न्यूज़पेपर में, सॉरी कल के ही न्यूज़पेपर में जो है हमने कवर किया हुआ है। कल के इसमें कवर किया था हमने सीरीज के बारे में ना, ड्वार्फ प्लैनेट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ओनली ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि लोकेटेड है इनर सोलार सिस्टम में। अब इसमें इनर सोलार सिस्टम कौन सी होती है, आउटर सोलार सिस्टम कौन सी होती है, इनर सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं, आउटर सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स है उसमें कवर किए गए हैं एमएम एकेडमी ऐप पर। तो एमएम एकेडमी ऐप के ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपने देखे या नहीं देखे? दूसरा यहाँ पर है डॉन मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था जिससे कि सीरीज जो है उसे स्टडी किया जा सके। तो अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा भी हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है, डॉन मिशन के बारे में हमने देखा था। तो सी इसका जवाब जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नासा डॉन स्पेसक्राफ्ट जो सीरीज है उसे यहाँ पर स्टडी करने के लिए, क्यों स्टडी करने के लिए कि वहाँ पर पानी है या नहीं, समंदर है या नहीं, है ना, ये देखने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर लेटेस्ट फाइंडिंग जो है हमें क्या देखने को मिले हैं, स्पेसिफिकली अगर बोला जाए विस्टा और सीरीज। और यहाँ पर सीरीज जो है उसे ओशन वर्ल्ड ये स्टेटस जो है दिया गया है। क्यों दिया गया है? सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है। और ड्वार्फ प्लैनेट की कंडीशन क्या होती है, प्लैनेट को रिकॉग्नाइज करने की कंडीशन क्या होती है, ये भी हमने यहाँ पर देखा था। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो प्लैनेट्स है उन्हें क्या क्या कंडीशन होती है। तो पहले हम देखते हैं प्लैनेट जो है उनकी कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन होती है कि वो ग्रेविटी इतनी अच्छी खासी रहे उनकी कि वो अपना स्पेरिकल शेप जो है वो बना ले। दूसरा होता है कि वो सन जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करे, है ना, सन के अराउंड रिवॉल्व करे। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कि वो अपना पाथ जो है वो क्लियर रखे, अपना जो पाथ है वो क्लियर रखे। तो ये 3 कंडीशन होती है प्लैनेट बनने के लिए। ड्वार्फ प्लैनेट बनने के लिए क्या कंडीशन होती है? पहला तो स्पेरिकल शेप जो है वो रहना चाहिए अपनी ग्रेविटी की वजह से। दूसरा, जो सन है उसके अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। तीसरा, वो मून नहीं होना चाहिए। देखिए मून नहीं होना चाहिए। प्लैनेट अगर आप देखोगे तो मून के अराउंड जो है वो, मतलब मून जो है किसी भी प्लैनेट का, वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है ना, सन के अराउंड तो रिवॉल्व हो ही नहीं रहा है। बेसिकली देखा जाए तो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। हमारा जो मून है ये सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है क्या? वो इनडायरेक्ट उसका हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो तो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। और फिर इसमें चौथी कंडीशन आती है ड्वार्फ प्लैनेट के लिए कि अपने आजू बाजू का जो पाथ है वो क्लियर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। तो पाथ क्लियर ना रखना, ये प्लूटो जो है उसने यही किया था, इसलिए से 2006 में डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कंडीशंस आपको पता रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज अगर हम देखें, लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट एस्टेरॉइड बेल्ट में हमें देखने को मिलता है। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पर है? मार्स और जुपिटर के बीच में। और उसी के साथ साथ ये इकलौता ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि लोकेटेड है इनर सोलर सिस्टम में। इनर सोलर सिस्टम में हमें कौन से प्लैनेट देखने को मिलते हैं? जो रॉक्स वो सबसे बने हुए हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। फिर बाद में बाहर के जो जायंट प्लैनेट जो हमें देखने को मिलते हैं आउटर सोलर सिस्टम में आते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया ड्वार्फ प्लैनेट इन 2006। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो ड्वार्फ प्लैनेट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उनके द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये भी ज्योग्राफी के लेक्चर में कवर किया गया है। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले इस पर बढ़ते हैं। एशियन एलिफेंट्स, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट जो है वो दिए गए हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचानना है। पहला है कि ये हेरिटेज एनिमल है इंडिया का। दूसरा है आईयूसीएन स्टेटस जो है वल्नरेबल है। तीसरा है माइक प्रोग्राम जो है ये एम करता है कि इलीगल किलिंग जो एलिफेंट्स का उसे यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाए। तो अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर पहला अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही आता है। तीसरा अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही आता है। इलीगल जो किलिंग होता है उसे रोकने के लिए काफ़ी पुराना है तो आपको पता ही होगा। और सेकंड अगर हम देखते हैं तो गलत हो जाता है। तो इसका जवाब जो है वो हमें देखने को मिलता है C, 1 and 3।
क्योंकि IUCN स्टेटस अगर हम देख रहे हैं ये तो एंडेंजर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जब हम देखते हैं तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त हर साल। तो देखिए डेज जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी स्टैटिक जीके जो रहेगा ना उसमें कवर हो जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट डेज है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एशियन एलिफेंट्स अगर हम देखें 3 सब स्पीशीज जो एशियन एलिफेंट्स की इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एंडेंजर्ड हमें IUCN रेड लिस्ट देखने को मिलता है, शेड्यूल 1 में रखा गया है। अफ्रीकन एलिफेंट्स अगर हम देखते हैं तो ये वल्नरेबल है, ठीक है। इनका हमें सवाना एलिफेंट, फॉरेस्ट एलिफेंट देखने को मिलते हैं। कंसर्न्स अगर हम देखें तो पोचिंग, हैबिटेट लॉस, एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये सब देखने को मिलते हैं। स्टेप्स भी काफ़ी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जैसे कि अरेस्ट कर लेना, हाईएस्ट सिक्योरिटी पर रखना, शेड्यूल 1 में रखना, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये माइक जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक प्रोग्राम इलीगल जो ट्रेडिंग होती है उसे रोकने के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में एक हाथी को लेकर, एक हथनी जो थी उनको लेकर एक काफ़ी जो दुखद घटना है वो देखने को मिली थी। इसलिए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगले इस पर आते हैं। एरिया नोन एज वेस्ट बैंक समटाइम्स यहाँ पर न्यूज़ में हमें देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है ये वेस्ट बैंक जो है, किससे रिलेटेड है? मेल्टिंग ग्लेशियर्स अंटार्कटिक आर्कटिक में, इसराइल मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, वॉल्केनिक इरप्शन जो पेरू के कोस्ट पर होता है, या फिर मेजर सी पोर्ट इंडिया का मेडिवल एरा में। तो ये अगर हम देखें तो काफ़ी आसान है, अगर आपने अच्छे तरीके से जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो भी अगर फॉलो किया हो तो काफ़ी आसान है। क्योंकि अभी हमने देखा हुआ है कि इसराइल और UAE इनके बीच में समझौता जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और उसी सिलसिले में इसराइल का मैंने आपको मैप भी दिखाया था, उसमें वेस्ट बैंक हो, लेबनान हो, सीरिया हो, है ना, इजिप्ट हो, उसी के साथ साथ जो ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, कुवैत हो, ये सारा रीजन हमने अच्छे तरीके से देखा हुआ है। तो ये इसराइल मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके लिए काफ़ी सुर्खियों में रहता है, उसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ USA उन्होंने इसराइल UAE जो उनका समझौता है वो यहाँ पर अग्री किया है। तो ये हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ इजिप्ट जो है उसने पीस डील इसराइल के साथ 1979 में की, जॉर्डन ने 1994 में की। और ये थर्ड कंट्री बनती है UAE जिसने इस तरीके का समझौता किया है या फिर इसराइल जो है उसे रिकॉग्नाइज किया है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पूरी कवर की हुई है, मतलब जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें हमें जो सिक्योरिटी है, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी है, टूरिज्म है, हेल्थ केयर है, उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो भी अगर हम देखें तो मतलब हमने देखा है सऊदी अरेबिया जो है उसके बिना यहाँ पर UAE को साइन करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें भी हमने देखी थी, ठीक है। और इम्पैक्ट अगर हम देखें UAE पर, डील जो है ये एक इंटरनेशनल कैंपेन, यहाँ पर क्या है, टॉलरेंस जो है मिडिल ईस्ट डिस्पाइट बीइंग गवर्न बाय ऑटोक्रेटिक रूलर्स, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। UAE को आउट फर्स्ट इन द रीजन टू रिकॉग्नाइज रेस अमंग द नेबरिंग गल्फ स्टेट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, शुरुआत हो चुकी है, तो अलग अलग कंट्रीज़ भी यहाँ पर, अरब कंट्रीज़ भी यहाँ पर ये कर सकती है। इसराइल पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसराइल के लिए काफ़ी अच्छा है, टाइज जो है काफ़ी अच्छा है कि एक्नॉलेज किया जा रहा है ना। USA का अगर हम देखें तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए खासकर काफ़ी अच्छा होगा। पैलेस्टीन के लिए अगर हम देखें तो इन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म किया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आगे क्या है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अच्छा है, हमें देखने को मिलता है। चलिए अगले इस पर आते हैं। यहाँ पर बेसिकली बात क्या की जा रही है कि जो सीड बॉम्ब है अथार्ग फॉरेस्ट डिवीजन, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। रिसेंट कास्टिंग ऑफ सीड बॉम्ब्स, ठीक है, एम है कि टू प्रोटेक्ट दी एंडेमिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, जिससे कि वो एक्सटिंक्ट जो है वो ना हो जाए ओवर ग्रेजिंग की वजह से। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा चरने की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो ना हो इसलिए यहाँ पर ये लिया जा रहा है। प्रोग्राम जो है वो अंडरटेक किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। तो अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सीधा सीधा गलत है, और राजस्थान जो है उसके द्वारा तो बिल्कुल ही नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बेसिकली ओडिशा जो है उसके इससे हमें देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। सीड बॉम्ब जो है ये एक लिटिल बॉम्ब होता है, जनरली जो कंपोस्ट होता है क्ले और सीड्स का, उसके द्वारा बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, इसका जवाब हमें डी जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओडिशा अथरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन, उन्होंने यहाँ पर सीड बॉल्स यहाँ पर देखे गए हैं, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया टू एनरिच फूड स्टॉक फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। यहाँ पर रीज़न क्या है, वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए। तो जो मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोकने के लिए ये चीज़ की गई है। तो यह कब किया गया, वर्ल्ड एलिफेंट डे 2020 के लिए।
ठीक है। अब यहाँ पर सीड बॉम्ब अगर हम देखते हैं तो लिटिल बॉल होता है जनरली, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोस्ट क्ले सीड्स इसका बना हुआ होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं। और उसी के साथ साथ उदयपुर जो है उसने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने की सोची है, तो इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ जाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप वीकली रिवाइज कर लिया कीजिए। संडे को नहीं आता है तो संडे को आप रिवाइज कर लिया कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए भी रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है कन्वेंशन नंबर 182। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है यूनिवर्सल रेटिफिकेशन के लिए। तो ये किससे रिलेटेड है? वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल हेरिटेज, या फिर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ डिप्लोमेट्स। तो इसमें अगर हम देखें तो ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर जो है उसके संदर्भ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, उसे कन्वेंशन नंबर 182 जो है वो भी कहा जाता है। यूनिवर्सल रेटिफिकेशन जो है रिसीव हुआ है, और यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मतलब होता है कि सभी मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन के वो यहाँ पर इसको मान रहे हैं। इंडिया ने रेटिफाई किया था कन्वेंशन नंबर 182 एंड दी 1973 मिनिमम एज कन्वेंशन 2017 में, ठीक है। तो इंडिया ने किया है क्या? बिल्कुल किया है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है। कोविड-19 पेंडेमिक जो है थ्रेटन कर रहा है रिवर्स ऑफ रिसेंट गेन्स जो भी यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले इस पर आते हैं। यहाँ पर आपको प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज, पूरा स्कीम जो है उसके रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो स्कीम है ये एनविजन करती है APJ अब्दुल कलाम जो है उनका, और जिससे कि रूरल डेवलपमेंट जो उसको एम्पावर एक्सीलेट किया जा सके। ये रिप्लेस कर रही है बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन 2016। तो अब कौन सा यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। जवाब इसका हमें सी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुणे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ये एबल टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज इनिशिएटिव्स अमिड कोविड-19 पेंडेमिक। ये पूरा जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या फ़र्क है? स्पॉन्सर्ड मतलब होता है 60-40 का रेशो रहना, 75-25 का रेशो रहना, 90-10 का रेशो रहना, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों खर्च करेगी। सेक्टर मतलब होता है 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। तो ये सेंट्रल सेक्टर है, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं सीधे तरीके से, मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो है अर्बन एमिनिटीज में प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, आखिरी क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू नेशनल फ्लैग आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचानना है। ट्राई कलर एज इंडियाज नेशनल फ्लैग ये अडॉप्ट किया गया कांग्रेस कमेटी के द्वारा कराची में 1931 में। दूसरा है नेशनल फ्लैग जो है ये रेक्टेंगुलर रहना चाहिए शेप में, जिसकी लेंथ और विड्थ जो है वो 2:3 के रेशो में रहती है। तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग हेड की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो अब इसमें अगर आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। जवाब इसका हमें A1 और 3 देखने को मिलता है। देखिए है ना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ा था आपने, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंडिया सेलिब्रेट किया 74th इंडिपेंडेंस डे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर डिज़ाइन जो है ट्राई कलर का ये लार्जली एट्रीब्यूट है टू दी पिंगाली वेंकैया इंडियन फ्रीडम फाइटर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो महात्मा गांधी है उन्होंने यहाँ पर सजेस्ट किया था एडिंग अ वाइट बैंड टू रिप्रेजेंट पीस एंड रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज लिविंग इन इंडिया, ठीक है, और स्पिनिंग व्हील जिससे कि प्रोग्रेस जो है कंट्री की वो सिंबलाइज कर सके। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें देखने को मिलता है 1906 में यहाँ पर फर्स्ट नेशनल फ्लैग जो इंडिया का वो यहाँ पर होस्ट किया गया था ऑन 7 अगस्त 1906 कोलकाता में। अब ये हमारा ये वाला नहीं था, ठीक है, अलग अलग हमें फ्लैग्स जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर 1907, 1917, 1931 है ना, 1931 ये आप सभी को पता होगा। तो इस तरीके से हमें जो हमारा नेशनल फ्लैग है इवॉल्व होते हुए देखने को मिला है, और उसी के साथ यहाँ पर जो रेशो है लेंथ इज टू विड्थ 3:2 की हमें देखने को मिलती है, ठीक है, इसी संदर्भ में देखने को मिलती है रेशो में। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एस्पेक्ट अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को, तो ये भी एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी के साथ ऑफेंस टू इंसल्टिंग नेशनल फ्लैग, इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये नेशनल फ्लैग, तो ये नेशनल एंथम, ये सारे जो ऑफेंसेस है वो हमें देखने को मिलते हैं जिसकी सज़ा होती है। हालांकि ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया है आर्टिकल 51A में कि हमें इसका जो रिस्पेक्ट है वो करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत आपको पनिशमेंट जो है वो भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। कंटिन्यूसली वीडियो आते रहेंगे जिससे कि आपका करंट अफेयर जो है वो स्ट्रांग होता रहेगा। तो
आप फॉलो ज़रूर कीजिए इस सीरीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर एंड कौन बनेगा आज सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।